हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 की चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन का, जो कि बायोट-सवार्ट्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ को समझा, उसके दोनों एप्लीकेशंस को समझा है, और इसमें हम लोग उसके थर्ड एप्लीकेशंस को समझेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियसली दोनों एप्लीकेशंस के लेक्चर्स या उससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करा है इस चैप्टर 4 का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इससे पहले हम एक रिकॉल कर देते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या स्टडी किया। हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था कि ये कॉइल है, इसमें करंट है, ठीक है, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो कि निकल कर आया था μ0I/2r। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि एक वायर है और इस वायर में करंट है, इसके वजह से इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये कुछ इस टाइप का फिगर है, फिगर देखकर आपको याद आ गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने B = निकाले थे μ0/4π I/r, और यहाँ था sin φ1 sin φ2 - sin φ1। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। और बायोट-सवार्ट्स लॉ से हम लोगों ने ये समझा था कि dB = μ0/4π I dl sin θ/r²। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ ये फर्स्ट एप्लीकेशन इसे समझा, सेकेंड एप्लीकेशन इसे समझा। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करने वाले हैं, एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ किया। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस मान लेते हैं, रेडियस है स्मॉल a। ठीक है, सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट है। ठीक है, तो इसमें करंट है, इस तरह से इसमें करंट है, ये यहां पर इस तरफ करंट होगी, ये करंट की डायरेक्शन है इसमें, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल ले लिया जिसमें कैरिंग करंट, ये हो गया। अब यहां पर बात है एट ए पॉइंट लेना है, और वो भी कहां पर, उसके एक्सिस पर। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, इसका एक एक्सिस ये एक्सिस है, और इस P पॉइंट पर हमें काम करना है कि इस P पॉइंट पर इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा। इसका सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं r। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काम कर लिया, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन। अब हम लोग काम कर रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन के लिए। तो इतने के बाद, चूंकि ये बायोट-सवार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो इसके कैलकुलेशन का जो स्टार्टिंग होगा वो बायोट-सवार्ट्स लॉ से ही होगा। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों ही निकालनी। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि डायरेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर हम देखें, तो डायरेक्शन अगर हम निकालें, तो सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि बायोट-सवार्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, करंट एलिमेंट के लिए। तो हम यहाँ पर एक करंट एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट लिए, ये हमारे पास आइडियल करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट है, इसको थोड़ा और, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से है करंट एलिमेंट। ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। ये करंट एलिमेंट है, पॉइंट को जोड़ दिया, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, x। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो इस पॉइंट पर, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो dB होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी सबसे पहले, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन समझ लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, इसी को बैठा देना है। ठीक है, तो अब हम इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास करंट एलिमेंट है आइडियल, और इस एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, इस तरह करंट की डायरेक्शन है, ऐसे जाकर ऐसे।
तो अब थोड़ा आपको विजुलाइज करना है, ठीक है, थोड़ा आपको विजुलाइज करना है किस चीज से। देखिए यहां पर ये मेरे पास करंट एलिमेंट, ठीक है, ये करंट, ये वायर इस तरह से, ठीक है, वायर इस तरह से है, थोड़ा विजुलाइज कीजिए। ये वायर है सर्कुलर और ऐसे रखा हुआ है, सर्कल इस तरह से रखा हुआ है। यहां पर करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट ऐसे है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट, ये जो है ये करंट एलिमेंट, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर, ये मेरा करंट एलिमेंट है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, तो हम यूज करेंगे थंब रूल, ठीक है। थंब रूल जब यूज करेंगे तो देखिए करंट एक्चुअली में बाहर की तरफ है, ठीक है, करंट एक्चुअली में बाहर की तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन में हम थंब रूल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में और करंट इस तरफ है, तो करंट ये ऐसे रखा और ये इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ है। तो ये देखिए अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगा और इसका इस पॉइंट से, इस एलिमेंट से हम यहाँ पर काम करें, अगर इस तरह से काम करें तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये इस तरह है और इस तरफ, मतलब कि इसका डायरेक्शन अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो डीबी का डायरेक्शन ये हो जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए कि इसको थोड़ा विजुलाइज करना है आपको, ठीक है। ये सबसे पहले ये करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट में करंट इस तरफ है और ये, तो हम सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पर देखते हैं डायरेक्शन क्या है। तो करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ये है और ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे हो जाएगा और यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये सीधा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है और ये ऐसे है, तो जब हम इस लाइन को, इसको थोड़ा और समझना है आपको, एक चीज़ और हम ले लें तो आपको और क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। इस फिगर को देखिए, ये करंट एलिमेंट, ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया, ये आर है, ये वाली ब्लू लाइन, ठीक है, और ये यहाँ पर डीबी, ठीक है, थोड़ा समझिए आप, ठीक है। ये करंट एलिमेंट, ये यहाँ पर इसका आर हो गया और ये डीबी हो गया। हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पी पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर, ठीक है। तो करंट एलिमेंट, ये इसका लाइन आर, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे, जब हम इसे थोड़ा ऐसे टिल्ट करेंगे, ऐसे झुकाएंगे, ऐसे झुकाएंगे तो इसकी डायरेक्शन देखिए ये इधर की तरफ चला गया। जो पहले नॉर्मल था वो उसे जब आप झुका रहे हैं तो ये कैसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे हो गया। मतलब इस पॉइंट पर, ये पी पर थोड़ा इस तरफ है, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, डीबी वेक्टर। ये चीज समझ में आया कि इस पी पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से डीबी किस तरह होगा, ये चीज समझ में आया, एकदम इजी है। ये एलिमेंट है, इसकी वजह से मैंने यहां पर निकाला तो मुझे कुछ ऐसा पैटर्न मिला। और जब हम इसे झुकाएंगे, ठीक है, जब हम इसे झुकाएंगे इस तरह, ऐसे झुकाएंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा, तो ये टिल्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं एंगल कितना है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके बाद देखिए थीटा एंगल बना रहा है, इसे इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहां पर हम कैलकुलेशन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक चीज और हम काम ये करेंगे कि जो करंट एलिमेंट हमने यहां लिया है सेम डायमेट्रिकली अपोजिट, हम एक और करंट एलिमेंट यहां भी लेते हैं, ठीक है। हम एक और करंट एलिमेंट यहां भी लेंगे आईडीएल, और इसके वजह से भी हम जोड़ते हैं। तो इसके वजह से जो डायरेक्शन होगी वो देखिए वो इस तरह हो जाएगा, डीबी वेक्टर। अगर हम इसे यहां आगे बढ़ाएं, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब एक चीज देखें कि यहां पर हम एक इसे नॉर्मल कंपोनेंट इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक यहां पर हम इस लाइन पर, ये एक परपेंडिकुलर इधर और ये एक परपेंडिकुलर इधर। तो अगर हम ज्योमेट्री यहां पर यूज करें, ठीक है, तो अगर हम यहां पर ज्योमेट्री यूज करें तो जब हम ज्योमेट्री यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है।
अब ये कैसे थीटा है, तो देखिए ये वाली, ये जो रेड वाली है ये इस पर 90 है। देखिए यहाँ पर इसे हम अलग समझा रहे हैं आपको ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये रेड है, ठीक है, और ये ब्लू, ये रेड और ब्लू इस तरह है, और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री, ठीक है। रेड और ब्लू एक दूसरे पर 90 डिग्री है, ये dB हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये यहाँ पर रेड और dB एक दूसरे पर 90 डिग्री है, और उसके बाद ब्लैक एक दूसरे ब्लैक पर कितना है, 90 डिग्री। तो ये ब्लैक और ये एक दूसरे पर कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए अगर कि ये इस पर 90 है, ये इस पर 90 है, तो अगर हम इसे मान ले थीटा, ठीक है, इसे मान ले हम थीटा, या इसे मान ले हम कुछ भी, ये अगर हम मान लेते हैं, इसे अगर मान लेते हैं थीटा, ठीक है, या इसे मान ले अगर हम थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर हम थीटा मान लेते हैं, रुकिए कलर हम और अलग कर देते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे अगर हम थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर हम ब्लैक वाले के लिए भी, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा फिर। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। इस वजह से ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा हो गया। तो ये थोड़ा ज्योमेट्री है यहाँ पर कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये रेड वाला ब्लू पर 90 डिग्री है और ये ब्लैक वाला ब्लैक पर 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों में से ये कॉमन है, इस वजह से ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसका रिजोल्यूशन कर देंगे। रिजोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा इधर dB, ठीक है, dB cos थीटा आ जाएगा। इसका भी इधर आ जाएगा dB cos थीटा, इधर आ जाएगा इसका dB sin थीटा, dB sin थीटा, और इसका भी आ जाएगा dB sin थीटा। तो हमें ये देखने को मिलेगा हेयर cos component will cancel each other, cos component will cancel each other, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। बट साइन component will add up, साइन component will add up, साइन component जो होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos component एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और साइन component क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ पर जो नेट होगा, यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सारे का समेशन हो जाएगा। मतलब जितना इस पेयर का dB, ऐसा ऐसा बहुत सारा पेयर होगा dB का, उस सारे dB को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इस पूरे कॉइल के लिए। तो हमें पूरा रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने dB sin थीटा निकाल लिया है। अब dB sin थीटा निकालने के बाद, मतलब टोटल निकालने के लिए हमें इस सारे dB sin थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे कॉइल के लिए। तो हमें यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि पॉइंट है हमारा P। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा की बाद में करते हैं। सबसे पहले हम dB के लिए काम करेंगे। तो dB के लिए जब हम काम करेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों के पास है, ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर दो काम देखिए, एक तो थीटा और दूसरा आर स्क्वायर। तो याद कीजिए कि जब हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ पढ़ा था, तो उस बायोट-सवार्ट्स लॉ में ये हमारे पास करंट एलिमेंट था, यहाँ पर IDL, ये पॉइंट था P, और यहाँ पर थीटा और ये R। तो अब इसे कंपेयर कीजिए कि ये फॉर्मूला से हम लोगों ने थीटा और R के रिलेशन को इसमें डाल दिया था। अब सेम कन्फिग्रेशन यहाँ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि थीटा कितना है, और ये जो R है, तो R एक्चुअली में क्या है, हमारे पास X है। तो हम इस फॉर्मूला को इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, IDL, और R स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे हम, X स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R है, फॉर्मूला हम लोगों ने R पर निकाला था, यहाँ R के बजाय क्या है, X है, इसलिए X स्क्वायर। अब बात करते हैं थीटा की। तो थीटा देखिए यहीं पर ना थीटा है, X और IDL के बीच वाला एंगल ही थीटा होता है, R और IDL के बीच का वाला एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पर थीटा कितना होगा, देखिए ये करंट एलिमेंट है हमारा और ये X है। तो करंट एलिमेंट और ये X, तो करंट एलिमेंट और X के बीच में अगर आप देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। फिर से
ये आइडियल है और ये, तो ये x है, तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर हम इसे ऐसे कर दें, कैसे भी कर दें, ये दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, थीटा डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह डाल देंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर dB का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, dB इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 होता है 1 और x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ये 90 डिग्री है और x स्क्वायर के अगर जगह पर देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डाल देंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो dB निकल कर कितना आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये dB निकल कर आ गया फाइनली, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग पूरा निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वी विल इंटीग्रेट टू गेट फुल वैल्यू, पूरा वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो फुल वैल्यू, अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dB, किसे इंटीग्रेट करना है, dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, एक मिनट, dB को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन किसको, dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो dB इज इक्वल टू कितना लाए हैं, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। dB के जगह पर इतना वैल्यू डाल देंगे तो B इज इक्वल टू आ जाएगा dB के जगह पर इतना वैल्यू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साइन थीटा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन, तो इसमें से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, बच गया क्या, dl। तो जब हम dl को इंटीग्रेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, और dl को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा छोटा छोटा dl मिलकर क्या देगा हमें, इस पूरे कॉइल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई a, तो b इज इक्वल टू निकल कर आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम हम और करते हैं, इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस साइन थीटा के लिए देखिए, साइन थीटा के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है a और हाइपोटेनस क्या है x, और यहां लिख देंगे 2 पाई a, ठीक है। तो अब यहां पर 2 पाई a है तो b इज इक्वल टू देखिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ये आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां जो x है इस x के लिए हम इतना लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस a के इस x के जगह पर हम लिख दिए रूट अंडर, सॉरी यहाँ पर ये सब जगह वही है, a आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर और यहाँ भी आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ऊपर लिख देंगे हम a इंटू 2 पाई a। अब इसे हम काम करें तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, i इंटू a इंटू 2 पाई a, और यहाँ नीचे लिख देंगे क्या हो जाएगा, देखिए इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लेंगे, और उस स्पेशल केस लेने के बाद ये हमारा जो रिलेशन है ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर काम करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर इसे हम थोड़ा शॉर्ट करें अगर, और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए
B इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक काम ये करें कि मान लेते हैं कि इफ़, ठीक है, यहाँ पर अगर हम काम करते हैं और मान लेते हैं कि इफ़ R इज मच लार्जर देन A, अगर R काफ़ी बड़ा है A से, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम उस वैल्यू में इसे पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, I 2 पाई A स्क्वायर, 2 पाई A स्क्वायर बाई, ठीक है, ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को क्या लिखना है, R स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, I 2 पाई A स्क्वायर I बाई R क्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसे एक चीज और से कंपेयर करें, अगर हम मान लेते हैं फॉर n टर्न्स, अगर मान लेते हैं स्क्वायर में जो वायरिंग किया हुआ है, जो टर्निंग है वो n है, तब यहाँ पर क्या डाल देंगे, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n A स्क्वायर I बाई R क्यूब। तो ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा किसके लिए, n टर्न्स के लिए। अब एक काम और थोड़ा करना है, उसको थोड़ा समझिए कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, हम ये काम कर चुके हैं कि ये हमारे पास एक डाइपोल है प्लस Q माइनस Q, और ये इसके एक्सियल पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया था K2P बाई R क्यूब। इसको अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को K लिख देते हैं, K 2 पाई A स्क्वायर I बाई R क्यूब। अब कंपेयर कीजिए तो B के जगह E है, R क्यूब के जगह R क्यूब है, उसके बाद K के जगह K है, ठीक है, K के जगह K है और 2 के जगह 2 है। तो बच गया कौन, ये पाई A स्क्वायर I किसके जगह पर है, P के जगह पर। तो P एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पाई A स्क्वायर I क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे अगर हम इरेज कर दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाई A स्क्वायर I, ठीक है, पाई A स्क्वायर I इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल M। कैपिटल M से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा पाई A स्क्वायर I। अब देखिए पाई R स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। यहाँ पर रेडियस की जगह A है, इसलिए हम M को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू I। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर और करंट का फॉर्मूला होता है एम्पियर। तो SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका SI यूनिट निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद इसके तीनों एप्लीकेशन को समझा। पहले एप्लीकेशन में सर्कुलर कॉइल में करंट है, सेंटर पर निकाला हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने वायर की, स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर निकाला, और यहाँ पर हम लोगों ने कॉइल की वजह से, ठीक है, उसके एक्सिस पर जो पॉइंट है उस पर निकालने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब एक चीज़ देखें कि अगर हम R को 0 कर दें, मतलब R अगर हम 0 कर दें तो 0 करेंगे तो ये 0 मतलब कि ये पॉइंट खिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जब खिसक कर यहाँ आ जाएगा तो ये अपने सेंटर की बात हो जाएगी। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि R उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डाइपोल मोमेंट भी निकाल लिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला AI
पाई ए स्क्वायर आई, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, SI यूनिट इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके तीनों एप्लीकेशंस को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके हर एक लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।